चलिए, ये है हमारी असमानता का अब अगला हिस्सा, जिसका नाम है फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। अब आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई इन सब के बीच में ब्लैंक प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको कुछ शर्तें दी जाएंगी, उस शर्त के हिसाब से आपको ये खाली स्थान, खाली जगहों को फिल करना है, भरना है। आपके पास ये 5 विकल्प है, इन्हीं में से एक को प्रेफर करना है। ठीक है, अब मेरा पहला सवाल ये है, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू ई इज ट्रू, मतलब ए बड़ा है या और बराबर है ई के, ये सत्य हो जाए। इनमें से कौन सा विकल्प हम प्रेफर करें कि बड़ा और बराबर ई होने वाली बात सत्य सिद्ध हो जाए? इज ट्रू मतलब सत्य। इन दोनों में, इन पांचों में से कौन सी चीज प्रेफर करें हम कि ग्रेटर और इक्वल टू ई वाली बात सही सिद्ध हो जाए? बताइए, क्या आप इसको प्रेफर? नहीं। इसको कर सकते हैं? नहीं। इसको, पहले वाले को बेशक, क्योंकि ए और ई के बीच में ग्रेटर और इक्वल लाने का मतलब क्या है कि लगातार ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली पहला जवाब इसके लिए सही है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं, अब मैं अगर आपसे पूछूं ए इज ग्रेटर देन ई, अब ए बड़ा है ई से, अब किसके जरिए सत्य होगा? अब आप ये बताइए, क्या अभी भी आपका जवाब पहला ही होगा? नहीं, क्योंकि पहले से हमें सिर्फ ग्रेटर नहीं इक्वल का भी साइन मिल रहा है, इसलिए सिर्फ पहला इसका जवाब नहीं बनेगा। ए इज ग्रेटर देन ई के लिए हम किसको प्रेफर करेंगे? तीसरे को, क्योंकि मतलब ग्रेटर देन ई बनाने के लिए ये ग्रेटर इक्वल की चेन लगातार मौजूद नहीं होनी चाहिए, इसको बीच में कहीं ब्रेक कर जाना होगा, और वो ये थर्ड में ब्रेक कर गई। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन ई के लिए कौन सा जवाब सही है? तीसरा वाला। अच्छा, अगर मैं यहीं पे आपसे स्मॉलर देन ई पूछ लूं, अब ए इज स्मॉलर टू ई, अब आपके लिए मन में कौन सा जवाब सही होगा इसके लिए? फोर्थ वन। स्मॉलर के मतलब क्या होगा? या तो लगातार स्मॉलर मिले, या तो स्मॉलर किसी और के साथ मौजूद हो लेकिन लगातार डबल के ट्रैक पे ना हो, तो वो रिक्वायरमेंट सिर्फ फोर्थ ऑप्शन फुलफिल कर पा रहा है, सिर्फ चौथा वाला विकल्प। देखिए, स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल स्मॉलर स्मॉलर, तो इसलिए हमारा इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वन। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन कर दूं, स्मॉलर और इक्वल कर दूं, अब कौन सा जवाब सही होगा? सेकंड वाला, स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल स्मॉलर इक्वल, मतलब हमें लगातार दो बातें चाहिए, इसलिए फिलहाल में सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये तो फिलर्स का एक स्वरूप है, ये खाली यही एक ऐसा ही नहीं आता है। हालांकि आरबीआई वाले कुछ इसी ट्रैक पे देते हैं ज्यादा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इसी ट्रैक पे दिया जाए, इसका एक स्वरूप और होता है। देखते हैं वो क्या है। देखिए, अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाली असमानता का एक स्वरूप देखा, अब है ये उसका दूसरा स्वरूप। आपको ऐसा ही एक इक्वेशन, समीकरण दे दिया जाएगा, और उस समीकरण में कहीं बीच में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाएगा, और आपको एक कंडीशन दी जाएगी, एक शर्त दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको शर्त दी जा रही है, ए ग्रेटर देन ई सत्य हो जाए, मतलब ए बड़ा है ई से, ये सत्य सिद्ध हो जाए। सत्य सिद्ध हो जाए का मतलब क्या हुआ? मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दे रही हूँ ट्रू, मतलब सही सिद्ध हो जाए। ठीक है, ए बड़ा है ई से, ये सत्य सिद्ध हो जाए। अब इनमें से कौन सा विकल्प हम पिक करें, कौन सा विकल्प चुने कि ये दी हुई शर्त को हम जस्टिफाई कर सकें? ठीक है, देखते हैं। अब ए को बड़ा किससे करना है? ई से। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे हमें ग्रेटर का साइन तो चाहिए ही चाहिए। चलिए, एक चीज हमने इमेजिन की, ग्रेटर का साइन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक बात ये बताइए, अगर हमने यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा दिया, तो क्या हमारा ये ए ग्रेटर देन ई ये वाली बात सत्य हो पाएगी? अगर हमने इक्वल का भी लगा दिया तो ए से लेकर ई तक में एक बात निकल के आएगी कि दो बातें निकल के आ जाएंगी। कौन कौन सी? कि ए ग्रेटर है और इक्वल है, मतलब बड़ा है और बराबर है ई के। बल्कि हमारे कथन ने, हमारे शर्त ने सिर्फ एक ही चीज कही है कि ए बड़ा है ई से, इसलिए ये बराबर वाली संभावना मुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो मतलब पहला वाला तो डेफिनेटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्या आप तीसरे को इमेजिन कर सकते हैं? तीसरा वाला विकल्प, अगर हम तीसरे को इमेजिन कर पाएंगे यहाँ पे? अब सोचिए, अगर हमने तीसरे को रखा तो क्या बन जाएगा? तीसरे को रखने का मतलब हो गया कि सी और डी दोनों एक दूसरे से बराबर है। मतलब हमने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह ऑब्लिक लगा है, ऑब्लिक लगा है तो सी और डी बराबर हैं, तो ए और ई के बीच का रिलेशन निकल के क्या आएगा? ए बड़ा या बराबर है ई के। फिर दो बातें निकल के आ गई, बल्कि हमें कहा क्या गया है? केवल बड़ा। इसलिए हम ये बराबर वाली पॉसिबिलिटी को इमेजिन नहीं कर सकते। और चौथा तो स्मॉलर के ट्रैक पे जा रहा है, तो ये तो निगलेक्टेड है टोटली।
यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों गलत है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? केवल पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब इसी फिलर्स का एक दूसरा सवाल लेते हैं। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करी है इस सवाल में, यहाँ पे इक्वल का साइन हटा दिया और यहाँ पे विकल्पों में कुछ हेरा फेरी करी है। सवाल आपका फिर वही सेम है कि ए बड़ा है ई से सत्य हो जाए, ट्रू हो जाए, इनमें से कौन सा विकल्प हम पिक करें। चलिए विकल्पों को देखने से पहले हम ऑप्शन को देख ही नहीं रहे हैं, बार बार ऑप्शन को प्लेस करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज को लेके चलेंगे, समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा, हमारे पास समय की ही तो क्राइसिस है ओवरऑल। तो हम बार बार सारे ऑप्शन को लेके नहीं चलेंगे, हम सिर्फ इनकी शर्त को देखते हैं और सवाल को देखते हैं। ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और फिर यहाँ पे ग्रेटर इक्वल, तो एक चीज तो सही है कि हमसे बात ग्रेटर की करी जा रही है, तो स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज तो श्योर है कि ग्रेटर आएगा। अगर आप यहाँ पे ग्रेटर रख रहे हो तो भी सही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल रख रहे हो तो भी ए बड़ा है ई से, क्योंकि ग्रेटर इक्वल लगातार चेन नहीं चल रही, बीच में टूट गई है कड़ी, तो भी ग्रेटर वाली बात सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पे इक्वल रख रहे हो तो भी ये बात सही हो गई, क्योंकि C बराबर D मतलब C ऑब्लिक D, और जब C और D में कोई भी अंतर नहीं है तो भी A बड़ा है E से। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, हम एक ग्रेटर का भी साइन रख लेंगे तो भी हमारी शर्त जस्टिफाई हो जाएगी, हम बराबर का साइन रख लेंगे तो भी हमारी शर्त जस्टिफाई हो जाएगी, और यहाँ पे ग्रेटर मौजूद है और यहाँ पे बराबर भी मौजूद है, मतलब दो के दोनों जवाब की संभावना बन सकती है। इसलिए इस परिस्थिति में हम जवाब क्या देंगे? या तो पहला या तीसरा विकल्प सही है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब हमने असमानता के हर रूप से निपट लिया। हर रूप का मतलब हमने सही है, गलत है, आइदर और कब है, कोडेड कब है, जम्बल्ड कब है, कोडिंग के साथ जम्बल्ड कब है, इक्वल को समझ लिया, नॉट इक्वल को समझ लिया, फिलर्स के भी सारे रूप को देख लिया, ऐसे भी समीकरण, ऐसे भी स्टेटमेंट सिंप्लीफाई किए जब एलिमेंट एक ही स्टेटमेंट में 4-4 बार मौजूद है। सारे समस्याओं से निपट लिया, मतलब हमने फंडामेंटल चीज समझ ली। अब बारी है कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करने की। ये था हमारा इनइक्वालिटी का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज मतलब अभ्यास की तरफ। चलिए बढ़ते हैं फिर। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इनइक्वालिटी से रिलेटेड सारी सर्कमस्टेंसेस से डील कर लिया, फ्रॉम बेसिक्स टू हायर लेवल। बेसिक्स में हमने सिंगल लाइनर स्टेटमेंट देखे, उनकी इंटर कॉम्बिनेशन देखे, तब भी स्टडी किया जब ईदर और की सिचुएशन होती है। फिर हमने 3 सिंबल्स के बीच में भी ईदर और को समझा। फिर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन में भी डील किया जब अननोन एलिमेंट्स हमें कंक्लूजन में मिल गए थे। फिर हमने कोडेड फॉर्म की इनइक्वालिटी देखा, हमने फिलर बेस देखा, हमने कोडेड और जम्बल्ड दोनों को एक साथ देखा, कुछ सरप्राइजेस देखा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सिंप्लीफाई किया। मतलब ओवरऑल हमने बहुत तरीके की सर्कमस्टेंसेस से डील करा है थ्योरी को समझते वक्त ही, है ना। जब हम थ्योरी से डील कर रहे थे एट द सेम टाइम हमने सारे एग्जाम्पल को लेते हुए थ्योरी को समझा था इनइक्वालिटी की, यानी असमानता की। तो अब बारी है कुछ एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करने की, कुछ और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की, ताकि आपकी अच्छी खासी कमांड बन जाए इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिससे आप कॉन्फिडेंटली कह सकें कि यस 5 मार्क्स अगर असमानता से आए हैं तो मेरे वो 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, अब बारी है कुछ एक्सरसाइज मतलब कुछ और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की। बट अभी तो ये क्वेश्चन मैं अकेले सिंप्लीफाई करूंगी, बट मैं चाहूंगी कि जब आप ये वीडियो दोबारा देखें, रिवाइंड करके देखें, तो आप एक काम करिएगा, आप वहाँ पे जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पहले आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, फिर फॉरवर्ड करके आप देखिएगा कि आंसर आपका और मेरा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ताकि स्टडी करने के साथ साथ आपका और रिवीजन भी साथ ही साथ चलता रहे। आप खुद को भी समझते चलिए कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया सिंप्लीफाई करने में। क्लियर है? चलिए फिर बढ़ते हैं कुछ और सवालों के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ अपने इस एक्सरसाइज सेगमेंट में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने कहा था एक्सरसाइज सेगमेंट मतलब कुछ एक्सरसाइज भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये होते हैं आपके स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस। आपको ऐसे लिख के दे दिया जाता है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए नीचे दिए गए निष्कर्षों फर्स्ट और सेकंड में से कौन निश्चित रूप से सत्य है, उत्तर दीजिए। ये आपको एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होगा जो आपको हर तरीके की इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर आपसे क्या कहा गया है,
अब आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं, केवल निष्कर्ष पहला सही है, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड सही है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सही है, और लास्ट कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दो के दोनों कंक्लूजन सही हैं। ठीक है, ये आपके 5 हो गए ऑप्शंस। ओके, अब बारी है कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की। तो ये है हमारा सबसे पहला सवाल। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ने कहा है आर इज ग्रेटर और इक्वल टू एस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें आप इस क्वेश्चन को बस ऑब्जर्व करके ही आंसर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको सिर्फ फिलहाल में मैं कुछ सिंप्लीफाई नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सिंप्लीफाई करूँगी। जैसा कि यहाँ फर्स्ट कंक्लूजन ने कहा है z इज स्मॉलर टू t। अब ये z की पोजीशन है और ये t की पोजीशन है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि z और t के बीच में जो साइन है वो अपोजिट है। तो जब अपोजिट साइन आ रहे हैं तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब साइन अपोजिट है तो क्या आप किसी भी एक या दो सिंबल के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। ओके, अब नाउ सेकंड पूछ रहा है, ये है आपका s मौजूद है और आपको ये यहाँ पे v मौजूद है। s और v के बीच में साइन अपोजिट तो नहीं है, सारे एक ही सीक्वेंस में है, लेकिन s और v के बीच का रिलेशन क्या है, s और v के बीच का रिलेशन है कि v इज ग्रेटर देन s, बल्कि हमें कंक्लूजन में दिया v इज स्मॉलर देन s, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इस इक्वल के साइन को लेके जरा सा भी कंफ्यूज्ड हैं, ये जो इक्वल का सिंबल दिया है इसको लेके जरा सा भी कंफ्यूज है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस स्टेटमेंट को ना फिर से रीराइट करती हूँ जस्ट इन अ सिंप्लीफाइड वे। r इज ग्रेटर और इक्वल टू s, s बराबर t, बराबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम ऑब्लिक का साइन लगा देंगे। t इज स्मॉलर और इक्वल टू u, u इज स्मॉलर देन v एंड v इज ग्रेटर देन z। ठीक है, अब जैसे पहला कि हमसे पूछा था z और t के बीच में अपोजिट साइन है, तो जब अपोजिट साइन है तो कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होना है। और s और v के बीच में रिलेशन क्या है, s और v के बीच का रिलेशन है कि s इज स्मॉलर देन v, वेयर एज हमको सेकंड कंक्लूजन में दिया गया है s इज ग्रेटर टू v। मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो के दोनों कंक्लूजन गलत हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग अगर चाहें तो पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आपको p, t और r के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। अब अगर मैं आपसे r और t के बीच का रिलेशन पूछूं तो r और t के बीच का रिलेशन एक्चुअल में है क्या। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन r एंड t इज दिस, दैट r इज ग्रेटर और इक्वल टू t, मतलब r या तो बड़ा है या तो बराबर है t के। तो हमें यहाँ पे ये दोनों कंक्लूजन दिए भी तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों कंक्लूजन तो हैं लेकिन अलग अलग बातें कही गई हैं, इसलिए इन दोनों को कंपाइल करने के लिए हमें इस ईदर और वर्ड की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं इसको एक बार सिंप्लीफाई भी करके समझा देती हूँ। P इज ग्रेटर देन R, बराबर S मतलब ऑब्लिक S, ग्रेटर और इक्वल टू T, और t इज स्मॉलर और इक्वल टू v। ये बन गया हमारा सारा रिलेशन। अब पहला कंक्लूजन कह रहा है कि t इज स्मॉलर देन r, तो t केवल स्मॉलर ही नहीं है बल्कि इक्वल भी है, इसलिए हमारा आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, क्योंकि t इज स्मॉलर और इक्वल टू r। आई होप आपके भी यही आंसर आ रहे हैं। चलिए आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे अभी तक के जो स्टेटमेंट थे आपके सब सिंगल लाइन में थे, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। बट सेकंड वाले में भी हमें कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए इसलिए मैं इसे सिंप्लीफाई कर देती हूँ। यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, r इज स्मॉलर देन k, k इज स्मॉलर और इक्वल टू m। अब m से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें लास्ट में मिल रही है। देखिए m इज ग्रेटर टू t, इसलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे m इज ग्रेटर टू t। अब t से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है कि t इज ग्रेटर और इक्वल टू j, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, हमारा पूरा स्टेटमेंट सिंगल लाइन में कंपाइल हो गया। अब हमसे यहाँ पे सबसे पहला कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, सबसे पहला कंक्लूजन पूछ रहा है b इज ग्रेटर देन e। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब ये बताइए ये जो b और e हैं क्या ये स्टेटमेंट में मौजूद हैं।
ये स्टेटमेंट में ही नहीं मौजूद हैं, और ये जो सेकंड डी और ए दिया है ये भी स्टेटमेंट में नहीं मौजूद हैं। तो जब ये दोनों मौजूद नहीं है तो इन दोनों के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज बट एट द सेम टाइम। मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन में दिया क्या है आपको? बी इज ग्रेटर टू ई, ठीक है, बट आपके दिमाग में क्या आया? बी और ई इस स्टेटमेंट में मौजूद ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन आपको डी और ए के रेस्पेक्ट में ना दे करके ये दे देती कि बी इज स्मॉलर और इक्वल टू ई, और फर्स्ट कंक्लूजन होता कि बी इज ग्रेटर टू ई, अब आपका आंसर क्या आता? सोचिए। आपको याद होगा मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में भी समझाया था, अनयूज्ड या एकदम हिडन एलिमेंट जो कि स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है, उनके रेस्पेक्ट में भी हम एक आंसर दे सकते हैं, और वो आंसर कौन सा होता है? ईदर और का होता है। लेकिन तब होगा जब हमको उन्हीं दोनों एलिमेंट के बीच में तीनों सिंबल मौजूद हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर और यहाँ पे कह रहा है स्मॉलर और इक्वल। दोनों सारे के सारी कहानियां मिल रही हैं तभी आप इधर और लगाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे दिए गए क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टोरी मिल रही है बी और ई के रेस्पेक्ट में, और डी और ए के भी रेस्पेक्ट में सिर्फ एक स्टोरी मिल रही है, इसलिए हमने कह दिया कि दो के दोनों कंक्लूजन क्या है? गलत है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर हमें इनमें से ये सेकंड वाले में यहाँ इस पोजीशन पे हमको बी इज स्मॉलर और इक्वल टू ई लिखा मिल जाता तो हम उसको तब कहते कि ये ईदर और होगा, बल्कि ऐसा मौजूद यहाँ पर नहीं है। क्योंकि ऐसा मौजूद नहीं है इसलिए हमने यहाँ कह दिया कि दो के दोनों कंक्लूजन गलत हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमारा अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट भी इन्हीं से रिलेटेड है। स्टेटमेंट हमारा टोटली सेम है, बस फर्क है तो सिर्फ कंक्लूजन का, तो हमें स्टेटमेंट दोबारा बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पहला कंक्लूजन आपसे कह रहा है J इज स्मॉलर देन M। देखिए जरा इस स्टेटमेंट में देखिए J और M के बीच का रिलेशन क्या है? M इज ग्रेटर देन J, मतलब J इज स्मॉलर देन M। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन तो सही है। लेट्स चेक द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या कह रहा है? R इज स्मॉलर देन M। R और M के बीच का रिलेशन क्या है? डेफिनेटली स्मॉलर ही है, तो R इज स्मॉलर देन M, ये स्टोरी भी क्या हो गई? सही हो गई। इसलिए इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर क्या आएगा कि दो के दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दो के दोनों क्या हैं? सही हैं। आई होप आपके भी सेम यही आंसर आ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ जम्बल्ड फॉर्म में ही है। चलिए इनको भी हम सिंगल लाइन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले इसने कहा है W इज स्मॉलर और इक्वल टू F। फर्दर कहा है F बराबर D, मतलब F ऑब्लिक D। अब D से जुड़ी स्टोरी एकदम लास्ट में है, D इज स्मॉलर देन K, और K से जुड़ी स्टोरी है कि K इज ग्रेटर और इक्वल टू J। हमारा सारा स्टेटमेंट हो गया सिंगल लाइन पे। अब हमको पहला कंक्लूजन पूछा है कि K इज ग्रेटर देन W। यस डेफिनेटली दिस वन इज करेक्ट। आप देखिए स्टेटमेंट में W यहाँ पे मौजूद है, K यहाँ पे मौजूद है, W से लेकर K तक के बीच में स्मॉलर की स्टोरी कॉमन चल रही है, मतलब W इज स्मॉलर देन K सही होगा। इन अदर लैंग्वेज यू कैन से दैट K इज ग्रेटर देन W, मतलब पहला कंक्लूजन करेक्ट है। क्लियर है? लेट्स चेक द सेकेंड वन। सेकेंड वन कह रहा है F इज स्मॉलर और इक्वल टू K। जरा रिलेशन बताइए, F यहाँ मौजूद है और K यहाँ मौजूद है, F और K के बीच में एक्चुअल में रिलेशन है क्या? F और K के बीच का एक्चुअल रिलेशन है कि F इज स्मॉलर देन K, ओनली स्मॉलर, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर के साथ इक्वल भी बोल रहा है, इसलिए ये दिया हुआ कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल पहला निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, लेट्स चेक आवर सेकेंड वन। अब सेकेंड वन, R इज स्मॉलर और इक्वल टू D, D इज ग्रेटर देन W, और फिर आपको पूछा एक चीज W के रेस्पेक्ट में और दी गई है जो है W इज स्मॉलर और इक्वल टू B। हमने सिंगल लाइन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब पहला कंक्लूजन कह रहा है W इज स्मॉलर देन R, बट एक्चुअल में W और R के बीच में अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है तो हम एक या दो कंक्लूजन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, ना एक सिंबल के लिए ना दो सिंबल के लिए। सेकंड कह रहा है B इज ग्रेटर देन D, अगेन द सेम थिंग, B और D के बीच में अपोजिट सिंबल है।
जब अपोजिट सिंबल हैं तो हम किसी एक के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर आ जाएगा कि पहला और दूसरा दो के दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। आई कैन एक्सपेक्ट कि आप सबके भी यही आंसर आ रहे होंगे। ओके गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे इस इनइक्वालिटी जैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर के अगले फेज में। और ये अगला फेज क्या है, आपको इंस्ट्रक्शन देखकर ही इतनी बात समझ में आ रही होगी। सेट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन हमें बार बार दिए जाते हैं, हम उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हैं। चलिए तो फिर अब सिंप्लीफाई करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, एम कॉपीराइट टी, मतलब इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो एम कॉपीराइट टी का मतलब एम इज स्मॉलर देन टी। कॉपीराइट का मतलब यही था ना। अच्छा, अब t एट द रेट जे, अब यहीं पे आगे कनेक्ट कर देते हैं, यहीं से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। t एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब t इज स्मॉलर और इक्वल टू j। अब फिर लास्ट कह रहा है j हैश d, हैश का मतलब बराबर, मतलब j ऑब्लिक d। हमारा पूरा स्टेटमेंट बन गया सिंगल लाइन में। अब पहला आपको देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन, d हैश t मतलब d बराबर t। एक्चुअल में d केवल बराबर नहीं है बल्कि बराबर होने के साथ साथ ग्रेटर भी है। t, अब आपके पास रिलेशन क्या आएगा d और t के बीच में, d और t के बीच का रिलेशन होगा कि d इज ग्रेटर और इक्वल टू t, लेकिन यहाँ तो केवल इक्वल दिया है। अच्छा, इस परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर है, तो d इज इक्वल टू t और ये d इज ग्रेटर देन t, मतलब इन दोनों के बीच में हम क्या लगा देंगे, ईदर और लगाएंगे। और लास्ट वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है, d परसेंटेज m मतलब d इज ग्रेटर देन m। हाँ, तो ये कंक्लूजन भी हमारा सही है, इसलिए इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5। मतलब या तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है और थर्ड वाला बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बट गाइस, मैं ये चाहूंगी कि आप ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये जो कोडिंग है, इसको कहीं पर अपनी कॉपी में या फोटो क्लिक करके, जिसमें भी आप कन्वीनियंट समझे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने जाएंगे आपको ये कोडिंग बार बार नजर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आई गेस आपने पॉज करके ये काम कर ही लिया होगा। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है $H एच डॉलर जे का मतलब हो गया एच इज ग्रेटर और इक्वल टू जे। जे कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मतलब जे इज स्मॉलर देन एम। एम एट द रेट टी मतलब एम इज स्मॉलर और इक्वल टू टी। हमारा स्टेटमेंट सिंगल लाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है एच परसेंटेज एम मतलब h इज ग्रेटर देन m, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि h और m के बीच में साइन अपोजिट है। तो जब h और m के बीच में साइन अपोजिट है और हमको ये सिंबल डिकोड करने की जरूरत ही नहीं थी, परसेंटेज को बिना डिकोड ही हम कह सकते थे कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है, सॉरी ये कंक्लूजन गलत है। यहाँ पे सिर्फ एक आंसर बन सकता था ईदर और का, लेकिन वो भी तब होता जब h और m एक जगह और मौजूद होते, जो कि नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है, h और t के बीच में रिलेशन कह रहा है, तो फिर वही बात, h और t के बीच में भी कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जब h और t के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है तो हम इस सिंबल को डिकोड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि h और t के बीच में साइन अपोजिट है, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, तीसरा t और j के बीच की बात हो रही है। t और j में रिलेशन क्या है, t इज ग्रेटर देन j और परसेंटेज का मतलब भी ग्रेटर है, इसलिए मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, केवल तीसरा कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आई गेस आप सबका भी यही आंसर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं फिर हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, r एट द रेट n मतलब r इज स्मॉलर और इक्वल टू n, n परसेंटेज e मतलब n इज ग्रेटर देन e, और फिर e हैश k मतलब e बराबर k, इसलिए हमने ऑब्लिक का साइन लगा दिया। पहला आपको जो कंक्लूजन है वो r और k के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, जबकि r और k के बीच में साइन अपोजिट है, तो हम इसको डिकोड ही नहीं करेंगे कि कॉपीराइट का मतलब ही क्या है, हमें मतलब ही नहीं है। दूसरा कह रहा है k और n के बीच का रिलेशन। अच्छा ये बताइए k और n के बीच का रिलेशन है क्या, k और n के बीच का रिलेशन है कि k इज स्मॉलर देन n,
बल्कि यहाँ पे आपको दिया गया है के परसेंटेज, मतलब के इज ग्रेटर देन एन, जो कि अपोजिट बात हो गई, तो ये भी गलत है। ई परसेंटेज आर, इसको भी हम डिकोड करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ई और आर के बीच में साइन अपोजिट है, तो हमने डिकोड ही नहीं किया। मतलब यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका भी यही आंसर आ रहा है। ओके, बढ़ते हैं हम अगले कंक्लूजन, अगले स्टेटमेंट की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, एम कॉपीराइट के, चलिए पहले इसको सिंगल लाइन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एम कॉपीराइट के का मतलब एम इज स्मॉलर देन के परसेंटेज मतलब के इज ग्रेटर देन टी, और टी डॉलर, टी इज ग्रेटर और इक्वल टू आर। बन गया हमारा पूरा स्टेटमेंट सिंगल लाइन में। पहला कंक्लूजन है आर और के रेस्पेक्ट में। आर और के बीच का रिलेशन है क्या, आर इज स्मॉलर देन के, और कॉपीराइट का मतलब भी स्मॉलर ही है, मतलब पहला कंक्लूजन सही है। अब आर कॉपीराइट एम, अगेन सेम थिंग, आर इज स्मॉलर देन एम, बल्कि आर और एम के बीच का रिलेशन ही नहीं है क्योंकि अपोजिट साइन है, तो दूसरा भी गलत है। टी और एम के बीच में भी अपोजिट साइन है, तो ये भी डेफिनेटली गलत ही हो गया। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कंक्लूजन सही है। ओके, चलिए देखते हैं अगला कंक्लूजन, नेक्स्ट स्टेटमेंट। और अगले स्टेटमेंट में हमें दिया गया है डी हैश डब्ल्यू, मतलब डी बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू डॉलर जेड, मतलब डब्ल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू जेड, जेड परसेंटेज एम, मतलब जेड इज ग्रेटर देन एम। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट सिंगल लाइन में ट्रांसफॉर्म। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, जेड एट द रेट डी। अब एक बात बताइए, z और d के बीच का रिलेशन है क्या? z और d के बीच का रिलेशन है कि z इज स्मॉलर और इक्वल टू d, और एट द रेट का मतलब भी क्या है, z इज स्मॉलर और इक्वल टू d, क्योंकि एट द रेट का मतलब है स्मॉलर और इक्वल। तो यहाँ पे निष्कर्ष भी यही कह रहा है और यहाँ स्टेटमेंट से भी हमें यही कंक्लूजन मिल रहा है कि z इज स्मॉलर और इक्वल टू d, तो हमारा पहला कंक्लूजन सही हो गया। m कॉपीराइट d। अब एक बात बताइए, कॉपीराइट का मतलब क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। m इज स्मॉलर देन d, हाँ ये कंक्लूजन भी सही है, हमको स्टेटमेंट में दिख रहा है। d डॉलर m, डॉलर का मतलब d इज ग्रेटर और इक्वल टू m, लेकिन d और m के बीच में दो सिंबल आंसर नहीं है, d और m के बीच में सिर्फ एक सिंबल आंसर होगा और वो की जो क्या है, ग्रेटर। और यहाँ पे डॉलर का मतलब दो सिंबल है, तो ये कंक्लूजन गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब केवल फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन हमारा सही है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले क्वेश्चन में क्या है, के परसेंटेज एन, मतलब के इज ग्रेटर देन एन, एन डॉलर बी, मतलब एन इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। अब है बी कॉपीराइट डी, कॉपीराइट का मतलब बी इज स्मॉलर देन डी। ये बन गया हमारा पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास कंक्लूजन आ गए ये ढेर सारे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, डी परसेंटेज एन, डी परसेंटेज एन, क्या हम इस परसेंटेज को डिकोड करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी और एन के बीच में करेक्ट अपोजिट साइन है, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड कह रहा है के परसेंटेज डी, सेम थिंग, के और डी के बीच में भी साइन अपोजिट है, तो इसको डिकोड करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये है बी और के, बी और के के बीच का रिलेशन क्या है, बी इज स्मॉलर देन के, और कॉपीराइट का मतलब भी क्या है, स्मॉलर। मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ थर्ड कंक्लूजन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, केवल थर्ड कंक्लूजन सही है, दैट इज बी स्मॉलर देन के। आई होप दैट आपके भी यही आंसर आ रहे होंगे। ओके गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा